अस्सलाम वालेकुम। हम जैसे बात कर रहे होते हैं अक्सर और बेशतर के किस तरीके से हमारे यहाँ पे जो एक तबका है, जो ऊपर का तबका है, ये अशराफिया कहलाता है, जो अनटचेबल्स हैं। बेशक वो बड़े जनरल्स हों या मिलिट्री से उनके 4 स्टार जनरल्स या एडमिरल्स हों, या पॉलिटिशियंस हो बड़े, या फिर बड़े बिजनेसमैन हों जिन्होंने एक गिरोहबंदी की हुई है। वो सारों ने माफिया टाइप बनाया हुआ है, जो एक करप्शन और इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। और फिर अगर एहतसाब का मामला होता है तो एक दूसरे पे हाथ नहीं डालने देते, या एक दूसरे को बचाते हैं और फेवर देते हैं। और जो जजेस में भी हैं, जैसे हमने काजी फायरी से कभी मामला किया और उसके ऊपर पीछे वीडियोस भी हमने बनाई हैं। तो इसी की एक कहानी है जो माजी से है, लेकिन क्योंकि बताना पड़ती है ये चीज़ें ताकि लोगों को इसको वक्तन ये चीज़ें याद रहे, ताकि उन्हें पता चले कि किस तरीके से हमारे ऊपर लेवल पर करप्शन होती है और किस तरीके से हमारे मुल्क में, जहाँ पे गरीब को इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन ऐसा कानून है कि गरीब को इंसाफ नहीं मिलता और जो ऊपर वाले हैं उनको छोड़ दिया जाता है उनके गलत कामों के लिए। तो ये चीज़ों का अंदाज़ा होता रहा किस तरीके से हमारे यहाँ पे एहतसाब का बुरा हाल हुआ हुआ है और किस तरीके से हर चीज़ में माफिया बना रहा है। सिर्फ ये चीनी आटा माफिया नहीं है, हम देखें तो जनरल्स का माफिया, एडमिरल्स का माफिया, पॉलिटिशियंस का माफिया है, और बिजनेसमैन्स का माफिया है, और जजेस का भी माफिया है, जो एक दूसरे का एहतसाब होने नहीं देते और एक दूसरे की मदद करते हैं। और इसी तरीके से करप्शन कहाँ कहाँ तक हमारे फैल गई है, और इसी वजह से हमारे मुल्क जो बदहाल हुआ है। तो उसमें इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न यही है कि सिर्फ शुगर और आटा माफिया नहीं है, माफिया हर जगह है। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो एडमिरल मंसूर उल हक की बात कर रहे हैं। ये नेवी के सरबराह रह चुके हैं और 10 नवंबर 1994 से 1 मई 1997 तक ये नेवल चीफ रहे हैं। 10 नवंबर 1994 से मई 1997 तक, 1 मई 1997 तक ये नेवल चीफ रहे हैं। और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक उन्होंने 300 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है उनके ऊपर। 300 अरब रुपए। हमारे जैसे जो गरीब मुल्क के पसमानदा, जहाँ पे गुर्बत की लकीर से कितने पाकिस्तानी नीचे रह रहे हैं, जहाँ पे थर जैसे वाक़यात और इस तरीके से कितने वाक़यात हमें और सुनने को होते हैं कि लोगों ने अपने आप को जला दिया, अपनी पूरी फैमिली को, और खुद मार के खुद को खुदकुशी कर ली, भूख और अफलात। और इसकी वजह से वहाँ पे आपको हमारे ऐसे वाक़यात मिलेंगे जहाँ पे ऐसे ऐसे अरबों की केसेस हुई हुई है, जिसमें सिर्फ सियासतदान नहीं लेकिन मिलिट्री से भी लोग ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे ये हमारे माशाल्लाह एडमिरल मंसूर हक साहब थे। और ये जो इनकी जो मतलब जो जिस चीज़ की करप्शन है, ये कराची अफेयर्स के नाम से भी मशहूर है, या ऐसे दूसरी ज़बान में अगस्टा समब्रीन स्कैंडल भी कहा जाता है। मतलब अगस्टा आबदोस स्कैंडल था। और ये जो मेजर मिलिट्री स्कैंडल में एक बहुत बड़े मिलिट्री स्कैंडल्स में शामिल होता है। और ये जो हुआ था, ये हुआ था जो सेकंड जो एडमिनिस्ट्रेशन थी प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो की, जो दूसरी बार गवर्नर बनी थी, उसमें शुरू हुआ था। और उस टाइम पे फ्रांस में जो प्रेसिडेंसीज थी वो फ्रेंकोइस मिटरैंड और जैकोस चिराग की थी, वहाँ पे जो प्रेसिडेंट की तौर पर, मतलब इस दौर में हुआ था। और ये जो स्कैंडल जो है वो उसमें जो मुलव्वस है बहुत बड़ी बड़ी पेमेंट है उन्हीं जो कमीशंस की और किकबैक्स की, फ्रांस और पाकिस्तान के दरमियान जो नेगोशिएशन हो रही थी कि भाई जो एक्स्ट्रा 90 क्लास समथिंग्स लेने के सिलसिले में जो किकबैक्स की पेमेंट हुई और कमीशंस की पेमेंट हुई, उसके अंदर उससे रिलेटेड है। तो जब मियाँ नवाज शरीफ 1 मई 1997 को मतलब जब उनकी गवर्नमेंट बनी, तो मियाँ नवाज शरीफ ने 1 मई 1997 को इन्हें इन्हीं स्कैंडल्स की वजह से, करप्शन की वजह से नौकरी से बर्खास्त कर दिया और इनके ख़िलाफ़ तहकीकात शुरू करा दी। और इसके बाद फिर 1998 में यही एडमिरल मंसूर उल हक साहब, हमारी नेवी के चीफ जो रह चुके थे, वो इन स्कैंडल की वजह से मुल्क से फ़रार हो गए और अमेरिकी रियासत टेक्सास ऑस्टिन में जाके इन्होंने क़याम किया। वहाँ पर पनाह गज़ीन हो गया, वहाँ पर रह रहे थे और पीछे इनके मुकदमा चल रहे थे और ये वहाँ पर रह रहे थे। इन्होंने फरारी का रास्ता पसंद किया।
और फिर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जब नेब बनी तो इनके भी मुकदमात, फिर क्योंकि नेब करप्शन के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए बनी थी, तो फिर इनके मुकदमात भी वहीं पे मुंतकिल किए गए। और इत्तेफाक से उसी टाइम पे अमेरिका में भी एंटी करप्शन के कवानीन बना दिए गए, जिनके मुताबिक ना तो दुनिया के किसी भी ममालिक का कोई सियासतदान, ब्यूरोक्रेट या कोई ताजिर करप्शन के बाद फरार होकर अमेरिका आएगा, और ना ही उसको पनाह मिलेगी किसी किस्म की, और ना ही रिहायशी सहूलतें मिलेंगी, बल्कि उस करप्शन के ख़िलाफ़ अमेरिका में गिरफ़्तार किया जाएगा और अमेरिका की हुकूमत उसके ख़िलाफ़ मुकदमा चलाएगी। तो नेब ने भी इस कानून को फिर पता चला तो उसको इस्तेमाल करते हुए अमेरिका हुकूमत को एक ख़त लिखा, और 17 अप्रैल 2001 को मंसूर अल हक को ऑस्टिन से गिरफ़्तार कर लिया गया और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। जैसे आम मुजरिम होते हैं उनकी तरह उन्हें गिरफ़्तार करके जेल में बंद कर दिया गया और उनके ख़िलाफ़ वहाँ पे अमेरिका में मुकदमा शुरू हुआ। अब मंसूर अल हक साहब को जेल में आम कैदियों के साथ रखा गया, जहाँ उन्हें कैदियों के लिबास पहनाया जाता था। कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं मिला जैसा हमारे मुल्क में मिलता है, इसी वजह से हमारे मुल्क में तबाही हुई हुई है, आप देखें निज़ाम की। बिल्कुल उन्हें कैदियों के मखसूस स्लीपर भी दिए गए और आम छोटी सी जैसे बैरिक होती है जिनमें आम कैदियों को रखा जाता है, उसमें रखा गया। और खाना भी उनको आम मुजरिमों जैसे मिलता था। और उन्हें हथकड़ी पहना के, हथकड़ी जैसे एक मुजरिम को पहनाई जाती है, वही पहना के अदालत लाया जाता था और अदालत से ले जाया जाता था। लेकिन ये जो सलूक जो था उनके साथ जो बनता था, क्योंकि वो एक करप्ट आदमी थे और उन्होंने करप्शन की थी, एक गलत फेल में मुलविस थे, जिसके खिलाफ उनके ऊपर ये बनता था। लेकिन उनको ये चीज़ याद नहीं है, क्योंकि वो तो चीफ रह चुके थे नेवी के, 4 स्टार जनरल, पावरफुल आदमी। तो उनको ये चीज़ें पसंद नहीं है। उनके जो मिजाज जो था, जो नाजुक मिजाज था, नाजुक जो फितरत थी, उनको ये चीज़ सख्तियाँ पसंद नहीं आई। तो उन्होंने फिर अमरीकी जो गवर्नमेंट है, आखिरकार उनसे मुतालबा किया कि उनको लिख के मुतालबा किया कि भाई मुझे पाकिस्तान वापस भेज दिया जाए, मैं वहाँ पे जाके केस लड़ूंगा। तो अमेरिका गवर्नमेंट ने उनके ये मुतालबा सुन लिया और वहाँ के जज ने जब ये मुतालबा कि उनकी दरख्वास्त मंजूर की, तो मंसूर अल हक को हथकड़ी लगा के जहाज़ में सवार करके लेके गया गया पाकिस्तान। और सफ़र के दौरान भी उनको जो थी हथकड़ी उनकी लगी हुई थी और उनको जो जो सीट होती है उसके साथ हथकड़ी बांधी हुई थी। मगर जैसे ही वो जहाज़ पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुआ, तो जो उनकी बाउंड्री है, जो मतलब ताकतवर लोगों की बाउंड्री है, जो यहाँ पे तो ताकतवर लोगों के लिए एक जन्नत है। तो जैसे ये इस पाकिस्तानी जहाज़ हदूद में, ये जहाज़ पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुआ, तो सिर्फ मंसूर अल हक के हाथ ही नहीं खोले गए, उन्हें वीआईपी लाउंज के ज़रिए एयरपोर्ट से बाहर लाया गया और नेवी की शानदार गाड़ी में बिठाया गया। और पुलिस, एफआई और नेव के अफसरों ने इन्हें सलूट भी किया। और फिर इन्हें सहाला लाया गया, जहाँ के रेस्ट हाउस को ही सब जेल करार कर दिया गया और वहाँ पर उन्हें रखा गया। और इस जेल में इन्हें कैद कर दिया गया, गेस्ट हाउस की जेल में। और ना सिर्फ वहाँ पर उन्हें ऐसी सहूलत भी मिली हुई थी, उन्हें खानसामा भी दिया गया, उनकी बेगम साहिबा और दूसरे अहल खाना से मुलाकात भी दी जाती थी, और वो वहाँ के लॉन में मज़े से चहलकदमी भी करते थे। मतलब एक तरीके से उन्हें जन्नत मिल गई थी उनकी। और नैब और एफआईए के दफ्तर वो बिल्कुल नहीं जाते थे, बल्कि वहाँ तफ्तीशी टीमें उनसे तफ्तीश करने के लिए रेस्ट हाउस में जाती थी, और अदालत भी वो तशरीफ़ नहीं लेके जाते थे, अदालत भी चल के उनके रेस्ट हाउस में आती थी और उनके वकील की सफाई सुनती थी। और फिर मंसूर हक ने करप्शन की दौलत के जो उन्होंने 25% था वो सरकार के हवाले करने का वादा किया कि भाई मैं आपको 25% दे देता हूँ, जिसके तहत सदर मुशर्रफ ने उनकी जो प्ली बार्गेनिंग है उसे मंजूर कर दिया, 25% में भी मंजूर कर दिया। और यूँ मंसूर हक को बकिया 75% करप्शन के साथ रिहा कर दिया गया। और इन सासों में 14 इंतहाई महंगे प्लाट्स भी शामिल थे। एडमिरल मंसूर हक उसके बाद अपने घर में शिफ्ट हो गए और ये आज तक मज़े से, मतलब उसके बाद ये लोग मज़े से ज़िंदगी गुजारते रहे। मतलब वो जो 75% जो करप्शन की रकम थी, 25% दे के प्ली बार्गेनिंग ने अपनी आज़ादी ख़रीद ली। और फिर बाकी 25 से 75% से मज़े करते रहे वो। और उनको फिर वीआईपी प्रोटोकॉल भी मिलता रहा। अब ये तसव्वुर करना चाहिए कि
एक आदमी जिसको अमेरिका में मुश्किल तरीन ज़िंदगी का सामना था, क्योंकि वो उसकी ज़िंदगी उसकी बनती थी उसकी हरकतों की, उनकी करप्शन के ख़िलाफ़। तो जब वो जैसे वो पाकिस्तानी जो इंसाफ की सरजमीन है, जो इस्लाम की सरजमीन है, जो हम लोग दावा करते हैं, वहाँ पर उतरा तो किस तरीके से उनको आसानियाँ वहाँ पे मुहैया हुई। तो यही चीज़ें हैं जिसमें बोला जाता है कि कमज़ोर के लिए मुफ्ती पाकिस्तान है और ताकतवर के लिए मुफ्ती पाकिस्तान है। मतलब हमारा मुल्क कमज़ोर के लिए एक तरीके से फेल्ड स्टेट बन गया है। इसके अलावा कुछ नहीं बोला जा सकता।